नमस्कार। अब की बार यूपी टेट पार की ये वीडियो सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये उन लाखों सपनों की शुरुआत है जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। सुबह घर से निकलो, दूर जाकर स्कूल पढ़ाओ, फिर घर वापस आओ और फिर सोचते हो कि क्या अब भी टेट निकाल पाऊंगा। सच बताऊं, यही सवाल सबसे बड़ा डर बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, डर वहीं होता है जहां सपना बड़ा होता है। आज की सच्चाई क्या है? अब यूपी टेट सिर्फ एग्जाम नहीं रहा, ये आपकी नौकरी की ज़रूरत बन चुका है। जो नए हैं उनके लिए भी ज़रूरी है और जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए भी अनिवार्य है। मतलब साहब है, टेट पास करना ही होगा किसी भी हालत में। लेकिन मुश्किल क्या है? समय नहीं मिलता, थकान बहुत होती है, परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस होता है, वो आत्मविश्वास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। आप सोचते हो कि इतना गैप हो गया है पढ़ाई से, अब याद नहीं रहता तो मैं क्या कर पाऊंगा या क्या कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोज 1-2 घंटे भी सही दिशा में पढ़ाई करो तो आप भी टेट निकाल सकते हो। आपको बस चाहिए सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। और इसी मिशन के साथ मैं लेकर आया हूँ यूपी टेट की धमाकेदार सीरीज, अब की बार टेट पार। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है आपसे, आपके सपनों से। तो मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा बेसिक से एडवांस तक क्लियर कॉन्सेप्ट, यानी कि मैं जो स्टार्ट करूंगा तो वो बेस, उसका मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो पूरा बेस से लेकर के उसको एडवांस तक मैं ले जाऊंगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम जो आसान से आसान ट्रिक्स हैं, कैसे उसको करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे मतलब उसको हम आसानी से करें और लॉन्ग टर्म तक उस क्वेश्चन को कैसे हम क्लिक बैट रखें उसको, तो ये भी मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद में मैं जानता हूँ आपके पास टाइम कम है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप में अभी भी वो आग बाकी है। बस अब फैसला आपको करना है, क्या आप उसी जगह रहना चाहते हो या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। तो आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो और मेरे साथ जुड़ जाओ इस मिशन में, अब की बार टेट पार। ठीक है, तो अगर आप इससे सच में मतलब पास होना चाहते हो या लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने जो दोस्त वगैरह हैं या टीचर स्टाफ वगैरह है, कोई भी है जिसको ज़रूरत है, इसको ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये सब क्लास नहीं है, ये आपकी सफलता की यात्रा है, एक इमोशंस है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास की ओर। ठीक है, बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर ना समझ में आए उसमें ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा ताकि हम इसको आसानी से आपको हम बता सकें। और मैं इसको बहुत इजी वे में बताने जा रहा हूँ। तो हम अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 70 मीटर है तथा परिमाप 46 यानी कि 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको ये पता है कि जो खेत है वो हमारा कैसा है, आयताकार है। तो हमने एक आयताकार इसको इस तरीके से हमने बना लिया। जब हमने आयताकार इस तरीके से इसको बनाया तो हमें पता है कि जो विकर्ण होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है, 17 मीटर। ठीक है, और परिमाप, परिमाप यानी कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, जो पूरे जो इसकी जो भुजाएं हैं यानी कि सम ऑफ साइड यानी कि भुजाओं का योग। ठीक है, क्या होता है, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, आयताकार भुजाओं का योग। अच्छा, आयत में 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, तो फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ ताकि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो आप इसको कैसे आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है, जो मैथ से डरते हैं उनको मैं कैसे जो है आसानी से बताऊँ, कैसे वो मतलब आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम इजी में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि जो है स्पीड बढ़ानी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम उसको देखेंगे। हाँ, तो इसके बाद में जब हमने परिमाप की भुजाओं का योग करें तो 2 × L + B बताया। अब हमें ये चाहिए होता है, हमें विकर्ण दे रखा है, तो इससे हम अगर इसको एक पार्ट हम अलग करें, एक पार्ट हमने ये अलग कर लिया, मान लो नीचे का पार्ट हमने अलग कर लिया, तो ये डायगोनल है यानी विकर्ण है और इसका ये बेस है।
बेस यानी कि आधार, और ये क्या है, लंब। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब हमको पता है, और ये होता है क्या, कर्ण। हमें एक फार्मूला यानी कि सूत्र पता है क्या, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें फार्मूले में रख दो 17। तो ये कर्ण का जो है 17 का स्क्वायर, और लंब ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 289 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसके बाद में हमको इसको परिमाप भी दे रखा है। क्या परिमाप देकर रखा है, 46 मीटर, यानी कि 2l प्लस, इसको 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2l प्लस 2b इक्वल टू 46 मीटर, यानी कि 46 मीटर। अब इसमें इस पूरे में 2 कॉमन है, तो सब में 2 कॉमन ले लो, खत्म करो कहानी। तो ये हो जाएगा l प्लस बी इक्वल टू 23 मीटर, है ना। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब वह वर्ग हम जब करेंगे, यानी कि l प्लस बी इक्वल टू 23, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 23 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 529, ठीक है। अब यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, मान है, वो कितना है, 289 है। इसमें समीकरण फर्स्ट है, तो इसमें हम लिख दें कि समीकरण फर्स्ट से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखने पर, तो यहाँ पर कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये थी हमारी 289। तो 289 प्लस 2lb इक्वल टू 529, देन 2lb इज इक्वल टू 529 माइनस 289। तो 2lb इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो lb इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। तो यही तो हमारा क्षेत्रफल आ गया ना। तो हमसे क्या पूछा था, इसका खेत का क्षेत्रफल बताओ, तो आ गया 120 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है, टिक द करेक्ट, ओके। अब इसके साथ में हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टू पावर -1 और इस 2 पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, और फिर इसके बाद कह रहा है कि फिर जो सिंप्लीफाई होगा उसमें क्या आएगा, भाज्य संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, और वो 2 का गुणक होगा कि नहीं होगा, विषम संख्या है कि, मतलब ये चीज़। चलो देखते हैं क्या होता है। तो 2 टू पावर -1, और फिर इसके बाद में हम क्या बना देंगे, इसको -1 कर देंगे। अच्छा, 2 की पावर -1 है। अच्छा, जब भी पावर में -1 होगा तो दैट्स मीन वो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम में जब लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर 1 ये हो गया 1, अब इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। फिर ये -1 हो जाए, ये -1 ये वाला बचा, तो इसको लिख लिया। अब इसको हम फिर से जब करेंगे, फिर ये रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जब 2 आ गया तो अच्छे से 2 बताओ क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, जाहिर सी बात, वो किसी नंबर से कटता नहीं है, सेल्फ है। तो ये ऑप्शन ए भी हमारा सही है। फिर इसके बाद कह रहा है कि वो सम संख्या, हमें पता है कि ये सम भी संख्या है, और 2 का गुणक भी है, यानी कि ये सी भी सही है। और जब हमने सम बता दिया तो जाहिर सी बात है विषम है नहीं, तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, 2 का गुणा है,
ठीक है। अब इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या एक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है, जो कि सम भी है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं यानी कि ये तो ये वाला हो गया, ये ऑप्शन ये तो गलत हो गया। फिर अगर एक अभाज्य संख्या विषम भी हो सकती है, यानी कि एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो यानी तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम बात करें 9, तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये जो है ये आंसर तुम्हारा सही है, यानी कि एक भाज्य संख्या क्या हो सकती है, विषम भी हो सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया सरासर साफ साफ। अब फिर कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। बहुभुज का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है कितना होता है, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ठीक है, जहाँ n और जहाँ n क्या होता है, n होता है बहुभुज की भुजा, कितनी उसमें भुजा है, बहुभुज की क्या है, भुजा है। ओके, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि बहुभुज का जो प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण का मतलब बाहर का जो कोण होता है बहुभुज का, वो कितना होता है, यानी कि बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है, 360 और अपॉन n, और n क्या है, बहुभुज की भुजा। ठीक है, अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमसे पूछा है कि एक बहुभुज में अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर, तो दोनों अंतः का निकाल लिया हमने और बाह्य कोण का निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम अंतर करेंगे, तो जब अंतर करेंगे तो फार्मूला लिख दो, n-2 इंटू 180 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा 180n माइनस 360 माइनस 360 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180n माइनस, और ये हो जाएगा 720 इक्वल टू 60n, है ना। अब हम इसके बाद में हम जब n निकालेंगे, यानी कि 180n इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 60n इज इक्वल टू ये 720 यानी 720। अब इसको माइनस कर दो, इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 60n 120, सॉरी ये आएगा 120n इक्वल टू 720, तो n इक्वल टू 720 बटा 120, ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 6, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक, तो भुजाओं का जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। तो कहीं इस पर है 6, हाँ ऑप्शन बी, तुम्हारा ये ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ये वाला। ठीक, अब इसके साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। अच्छा, हमको पता है कि कोई एक सरल रेखा है, यानी सिंपल लाइन है ये, तो इसमें तो बहुत सारी हो जाएंगी बिंदुओं की संख्या, तो कोई लिमिट थोड़ी ना आती है, तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, हमें तो ये तो पता ही है हमें, तो इसका होगा अनंत। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें कि जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या 8 है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये हुआ
कि ये पाइथागोरस यानी कि ये ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी में हम वैल्यू रख दें तो जो कर्ण होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, ये जो ये वाले यानी कि इसके इक्वल में आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ये 70 कर दूं, ऑप्शन ए चेक करता हूँ, 70 का स्क्वायर, लंब मानने मान लिया कि 8 प्लस आधार मान लिया 15। इसको जब करेंगे 289 आ जाएगा, 64 प्लस 225 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 289 इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 289, यानी कि ये इक्वल आ गया। तो अगर ये इक्वल आ गया तो ये तो मैच कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमें चेक करने की जरूरत फिर नहीं होती है। ठीक है, तो यही मैच करेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, ए। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक का मतलब ही यही होता है कि जो हमारा कर्ण का जो वर्ग आएगा यानी स्क्वायर आएगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो जब हमारा ऑप्शन ए आ गया तो हमें अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4, 1, 7, Z8, 9 से विभाज्य हो। सबसे पहली बात, विभाज्यता का हमें रूल पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। तो यानी कि 9 का जो विभाज्यता का जो नियम होता है, विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जितने भी नंबर दे रखे हों 4, 1, 7, Z8 यानी कि उसमें जो रूल होता है क्या होता है, जितने भी नंबर दे रखे हों उनको जोड़ दें और जोड़ने के बाद में फिर हम क्या करें 9 से डिवाइड कर दें। तो 9 से डिवाइड करने पर वो क्या हो, डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तब तो वो 9 से डिवाइड है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं है। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 4 + 1 + 7 + Z + 8 इसको मैं जोड़ूं तो क्या है 4 + 5 5 + 7 12 12 + 8 20 और प्लस Z। अगर मैं बात करूं तो 9 की टेबल पर 9 3 जा 27, तो 27 ये तो 20 है, तो इसमें कितनी की जरूरत है 7 की, यानी कि Z की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने की कमी थी 7 की, क्यों 27 जब बनेगा तो 9 से पूरा क्या हो जाएगा विभाज्य हो गया है। तो बी जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 2160 = 2a × 3b × 5c, तो 3a × 2b × 5c का मान हमको बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160 1080 2540 2270 2135। इसको जब 2 से डिवाइड करें ना, अब इसके बाद में ये 3 से होगा, हाँ 3 से हो जाएगा 345 315 और ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 5। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2160 यानी कि 2160, दो की कितनी दो कितने 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 कितने हैं 1 2 3 3 है, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 कितने हैं 5 है हमारा 1, तो ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हमें किसकी वैल्यू बतानी, 3 की पावर माइनस ये 3 की पावर a है। ठीक है, तो 3 की पावर a है तो इसको लिख लो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c, है ना। तो जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 इसमें a
अच्छा, एक चीज़ और है क्या, कि जो हमारी ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4, और बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -1, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, और इसके बाद में ये जो हो जाएगा इंटू 2 × 2 × 2 × 1/5। तो ये 3 त्रिक और 9 त्रिक 27 81 हो जाएगा, अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40। तो ये हमारा आंसर आएगा, कहीं दिख रहा है, ये आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को साथ में करते भी रहिए। जो ऑप्शन अगर हमारा जो आंसर आपसे पहले आ रहा है तो उसको तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम ये समझें कि हाँ, कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको सही से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, और ये आप वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको जो है साथ साथ में इसको साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं तो आपको मैथ कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको हम क्या कहते हैं इसके हम क्या क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब इसके साथ में अगले में आ जाऊँ। अगला कह रहा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि कह रहा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि लेस देन टाइप ऑफ गिव्स, यानी कि से कम संचय बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचय बारंबारता वक्र द्वारा, या आवृत्ति बहुभुज द्वारा, या आयत चित्र द्वारा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को बहुत ही हमें ध्यान से देखना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे क्या कि जो से कम संचय बारंबारता वक्र द्वारा तो हम कर नहीं सकते, ये ऑप्शन तो गलत हो गया सीधा सीधा। से अधिक संचय बारंबारता द्वारा, ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि ना तो अधिक से कर सकते हैं ना ही कम से कर सकते हैं, और आवर्त बहुभुज द्वारा तो कर ही नहीं सकते हैं। ये हम ज्ञात कर सकते इससे आयत चित्र द्वारा। ठीक है, आयत चित्र द्वारा हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे कि आयत का क्षेत्रफल न बदले। ठीक है, मान लो हमने क्या करा कि ये है, ये आयत है, ये लेंथ है यानी कि लंबाई है, और ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है। तो हमें क्या निकालना है, आयत के चौड़ाई में प्रतिशत की कमी। जब भी हमें कमी निकालनी होगी तो उसके लिए हम हमेशा कमी के लिए हमेशा ये जो ट्रिक बता रहे हैं क्या होगा, 100 × x अपॉन 100 + x इंटू परसेंट की कमी है तो परसेंट लगा दूँ। अब इसके बाद जहाँ पर x की वैल्यू है, यानी कितनी x की वैल्यू है कितनी है 60%, बस इस वैल्यू को रख दो, हमारा आंसर 100 इंटू चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस तरीके के। तो 100 + 60 = 6000, यानी 6160, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 16 × 48 आ गया, 48 में जब, और इसके बाद में जब हम 48 में 60 माइनस करेंगे, 60 में 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, यानी कि 120। तो ये जाएगा 7, ये जाएगा 7, यानी कि 37.5, ये से हाँ 37.5 ये आएगा। कहीं दिख रहा है, क्योंकि हम देखो हमने जब देख लिया 33 आया हमारा, पहले तो हमारा यहीं से मैच कर गया था कि 3 आ गया, मैं पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले डिवाइड किया देखा 3, और कहीं 3 दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 3 दिख रहा है। तो बस सीधे टिक करना है, हमारा टाइम वेस्ट करके पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैं बस करके आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करो।
ठीक है, तो पहले तो घन समझ लो। घन होता क्या है, तुमने पासा या देखा होगा, या आपके बच्चे जो डाइस वगैरह से खेलते हैं उनको देखा होगा। भाई जिनकी जो शादी हो गई है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई है तो अच्छे तैयारी करो तब होगी, समझ में आई बात। तो ये घन है। तो घन में क्या होता है, जो सारी भुजाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये मैंने कि ये सीधे सीधे ये अगर ये एक्स है तो ये बी एक्स हो जाएगी, ये बी एक्स हो जाएगी, सारी भुजाएं इक्वल है तो क्या हो जाएगी, सभी सेम सेम होगी, है ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका हम उस क्या करें, एक घन का आयतन संख्यात्मक उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के क्या है, बराबर है। तो जब बराबर होगा तो हम, हाँ जब बराबर होगा तो जाहिर सी बात है इसमें संपूर्ण पृष्ठ, हाँ तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताना। तो अच्छा एक बात बताओ कि जो घन के जो फलक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। इसमें होती है फलक की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। कैसे, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगी 12। 12 होने के बाद में हमें पता है क्या, जो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब होती है तो यानी कि फलक कितने हैं, 12a। तो ए क्यूब इसको बराबर कर लो, ए क्यूब इक्वल टू 12a। तो 12 यानी कि इसको ए को इधर ले जाओ तो आ जाएगा कितना, ए क्यूब अपॉन ए इक्वल टू 12। इससे कट जाएगा, एक ए से ए क्यूब कम हो जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये 12 आ गया। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये फार्मूला है, बहुत ध्यान से इसको देखना। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बताओ जल्दी से, नहीं पता। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, भैया लिख लेना, समझे। ए स्क्वायर 6 तो ये लिख लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 12, और 12 छंग 72, समझ में आई बात। ये वर्ग इकाई आएगी, ठीक है। कह रहा है ना हमसे वर्ग इकाई, तो वर्ग इकाई में हमको बताना है कितनी आई, 72। 72 कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन बी इज द राइट, ओके। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखना कि 2018 में अमित का वेतन कितने रुपए था, 1,26,500, ठीक है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10%, 15% बढ़कर कितना हो रहा है, 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो फिर कह रहा है कि वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, समझ में आई बात। तो इसको जो है हम दो मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है। दो इसके मेथड से बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड और एक हम बताएंगे इसका जैसे कि आप जो है पेपर में कैसे करना है उसको, इस तरीके से हम बताएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा यानी कि हमने मान लिया कि जो 2016 में जो वेतन है वो कितना है, एक्स है, क्योंकि 2016 का तो हमें दे नहीं रखा है, 2018 का दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स प्लस पहले कितना बढ़ा 10%, एक्स यानी कि एक्स इंटू 10 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 यानी कि 11 एक्स अपॉन 10 आ जाएगा। अब इसके बाद में ये अच्छा कितने वर्ष हो गए, 16 से 17 फिर 18 यानी कि 2 वर्ष की बात आ गई।
यानी कि 2 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो 11/10x प्लस ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और कितना हो रहा है 15%। 10 से कितना हो रहा है 15%, ये 2 वर्ष तो होगी, और कितना बढ़ रहा है 10 और 15, यानी लास्ट में बढ़ा है 15, तो 15/100, और ये कितने के बराबर है 1,26,500, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये बताओ क्या कि इन दोनों में कॉमन कितना है, 11/10 कॉमन है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 15/100, बहुत ही ध्यान से इसको देखना, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो अब इसके बाद 11/10 x बराबर है, और इसको भी सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा लिख दें 115, ठीक है, इतनी तो उम्मीद हम रखते हैं। 115/100 बराबर 1,26,500। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम क्या निकालने, इसको हम अगर इस पूरे नंबर को उस तरफ भेजें, डिनोमिनेटर यानी कि अंश और अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 × 100 बटा ये हो जाएगा 11 × 115, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 से कटेगा तो 11 बन जाए 11, 11 एकम 11, फिर इसके बाद 11 एकम 11, 11 × 5 = 55, हल लो। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया, x बराबर 1 1 2 3 4 5 0। तो हमारा कितना आंसर है, ये आंसर है, कहीं दिख रहा है, ये लो आंसर ले लो, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन, इसका दूसरा मेथड भी देख लो, इसका जो सेकंड मेथड है वो कैसे करना है। तो इसका हमने जैसे कि ये क्वेश्चन क्या था, 2016 से उसका वेतन जो प्रतिवर्ष कितना बढ़ा था, 10% बढ़ रहा था, 15% बढ़ रहा था। तो जब 2016 में इसको मान लो, यानी मानना क्या कि वर्ष 2016 में अमित का जो वेतन है वो कितना है, 1,26,500, है ना। अब इसको मैंने x मान लिया इंटू 110/110 था भाई, कितना पहले 10% बढ़ी और फिर इसके बाद 15% बढ़ी, कितने में, उसके जो जितना उसका वेतन था, तो x वेतन मैंने x मान लिया। तो 110 × 100 और फिर इसके बाद कितना 15% बढ़ा, तो ये हो जाएगा 100 में से 15% बढ़ा, यानी कि 100 था, 15 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर इस तरफ इसको जब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये फिर वही आ जाएगा, क्या 126,500 × 100 अपॉन 110 × 115, पूरा वही बन करके आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन सी हमारा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम यानी समापवर्तक 6, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या बताओ। हेलो, ये तो बहुत सिंपल है, फार्मूला है सीधा सीधा, हमने पढ़ा है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लासा हमको कितना दे रखा है 432, मासा कितना दे रखा है 6, हमको पहली संख्या कितनी दे रखी है 48, दूसरी संख्या है मान लिया x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस नंबर को उधर ले जाओ, ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी कि भाग में हो जाएगा, 432 × 6 बटा 48। अच्छा 6 × 48, 8 से फिर इसको डिवाइड करो, तो 8 × 24 और 8 × 32, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। देखो अब देखो 8 × 5 = 40, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है, तो इसको और डिवाइड करना पड़ेगा 40, फिर 8 × 32, ये आ गया 54,
54 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, बहुत ध्यान से इसको देखना, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। समझना क्या कह रहा है हमसे, महीने का जो तीसरा है, तीसरा शुक्रवार है, वो किस कब पड़ रहा है, 16 को। ठीक है, तो महीने का दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, सेकंड वाला, वो पड़ेगा 7 माइनस कर दो 9 आ गया। तो महीने का पहला शुक्रवार कब पड़ेगा, फर्स्ट वाला, 7 और माइनस कर दो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार महीने का पहला दिन कौन सा होगा, अब जब 2 तारीख को शुक्रवार है, 2 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, तो 1 तारीख को क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या बताना था, उसी महीने का चौथा मंगलवार बताओ। तो इसका मतलब जो मंगलवार होगा, कब होगा, मंगलवार होगा, वो होगा 6 तारीख को। अब जब मंगलवार है 6 तारीख को, तो 6 7 6 कितना हो गया, 13। ये होगा दूसरा मंगलवार कब पड़ेगा, 13 को। और तीसरा मंगलवार कितना कब पड़ेगा, 20 को। और चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, बोलो जल्दी से, 27 को। समझ में आई बात। तो चौथा जब मंगल पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 27 को। कैसे आया, 6 को पहला, ठीक है, फिर 13 को दूसरा, और इसके बाद में 20 को तीसरा, फिर 27 को चौथा पड़ेगा। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देना, हमसे कह रहा है a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू, क्या कह रहा है, a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू के। तो के का मान बताओ। ठीक है, यानी कि के का मान कितना आएगा, समझे। तो कैसे हम बताएंगे, इसको ध्यान से देखो। इन सभी को हम क्या करें, समीकरण, अच्छा पहले अच्छा ये चीज़ ये कर लो, उसमें a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू के है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के, समीकरण फर्स्ट। ऐसे इसको करोगे तो b प्लस सी इक्वल टू ए के, समीकरण सेकेंड। और इसको ऐसे इसको कर लो तो c प्लस ए इक्वल टू बी के, समीकरण थर्ड, है ना। ऐसे करना। अब इसके बाद में हम क्या करें, इन सभी समीकरणों को हम क्या करें, ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से इसको देखना। क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल में क्या हो जाएगा, सी के प्लस ए के प्लस बी के, यो हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ोगी तो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और के कॉमन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। तो के से के है ये इंटू में, इसको पूरा जब इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड कर दो, और यहाँ पर 2 तो है था ही, तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 2। साथ साथ में करते रहना क्वेश्चन, अब आंसर आए तो पहले फटाक से बता देना। समझ में आई बात। निम्नलिखित में से 3 मापों को लेकर कुल कितने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप दे रखा 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अच्छा, हमने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था क्या, कि किसी भी त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा के से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आई बात, क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि अगर हम क्या करें, 4.2 प्लस 5.9 का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा
बड़ी होगी, यानी कि इससे इसका जब जोड़ेंगे तो इससे हमेशा क्या आएगी, वो बड़ी आएगी। तो 10 पॉइंट्स को जब जोड़ देंगे 10.1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 8.1। ठीक है। अब इसके बाद में तो जब ये बड़ी आ गई तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 1 की भुजा की 1.2 और 3.2। तो इससे जो है दूसरी तो हम बना नहीं सकते, तो क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करूं 1.2 और प्लस 4.2 इक्वल टू 8.1, तो ये कितना आ जाएगा, या 5.1 कर दें मान लो, 5.9 इसको किया हमने, तो ये तो कितना आ गया, ये तो 3.4 आ जाएगा, 5.4, तो ये तो 5.9 है, तो ये तो है बनेगा नहीं, तो हमारा इसमें एक ही बनेगा। ठीक है, कितने बनेंगे, एक बनेगा। समझ में आई बात, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात, क्या बताना है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना, तो जाहिर सी बात है, तो क्या करूं, माना, एक सेकंड, हम इसमें लिख देंगे क्या, माना जो भिन्न है, भिन्न का जो अंश है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हर क्या हो जाएगी, हर जो है, हर क्या, अंश के दुगने से एक अधिक है, तो हर क्या हो जाएगी, अंश से दुगने यानी कि 2x से एक अधिक है, एक अधिक कर दिया। अब कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या क्या प्राप्त होगी। अगर ये x/2x + 1 है, तो कह रहा है कि अंश में कितना जोड़ दें, 2, और हर में कितना घटा दें, 3, तो कितना प्राप्त होता है, 1। तो मूल भिन्न बताओ। तो मूल भिन्न बताने का मतलब इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, तो x + 2/2x - 2 = 1, और इसको जब हम करेंगे तो आ जाएगा x + 2 = 2x - 2, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 = x, तो x = कितना हो जाएगा, 4 आया। ठीक है, 4 आने के बाद में जो इसकी भिन्न थी हमारी, जो मेन वाली कौन सी, x/2x + 1, इसमें x की वैल्यू रख दो मूल भिन्न में, तो x हो जाएगा 2 × 4 + 1, यानी कि 4, 8 + 1 = 4/9। कहीं दिखा है 4/9, ये लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन में आ जाओ। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इसको पहले तो नोट कर लो, -9, इसको सॉल्व भी करो भाई, ये तो आ जाना चाहिए, -8 + 24 / 13 - 7, ये इस साइन को बोलते हैं बार। तो जो जहाँ पे बार लगता होता है तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 और -8 + 24 / इसको माइनस, जब ये लिखा है बार, तो कहीं भी इस तरीके को हमें दे रखा हो समीकरण, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोले तो ये जो बार का जो सिंबल लगा हुआ है, ये ना समझ लेना कि मिसप्रिंट है, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको मैं पहले सॉल्व करना है। जहाँ भी बार लगेगा तो वहाँ पे बोर्ड मास रूल फ्लॉप हो जाएगा। सबसे पहले हम बार रूल लगाएंगे। ठीक है, किसका, कौन सा रूल लगाएंगे, बार को ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 6। अब इसके बाद -9 -8 + 6 चौको 24 -9, और ये हो जाएगा -4, और इसको और ये करेंगे तो माइनस प्लस का 4, तो ये आ जाएगा -5। कहीं -5 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है आंसर हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि मासा क्या है, a, 8 और = 4, लासा क्या है,
a, 8 हो तो a का मान बताओ। समझ में आई बात? a का हमें क्या बताना है? मान बताना है और ऑप्शन से ही बताना है। तो ऑप्शन से जब हम बताएंगे, जब हम ऑप्शन से हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 और 6, 4×3 12, 4×3 24। तो अगर हम ऑप्शन से इसको देखो, अगर हम ए की जगह पर हम क्या रखते हैं? 12 रख दें और ये 8 रख दें, तो ये 4 आएगा कि नहीं आएगा? इसके फैक्टर कर दूँ, 2×2×3, इसके फैक्टर करें 2×2×2, तो ये तो फॉलो कर गया। इसका तो जो मासा है वो तो 4 आएगा। ठीक है, अब लासा देखते हैं क्या आ रहा है क्या। तो लासा में क्या होता है? 4, 4×3 12, 12×2 24, ये तो दोनों कर रहा है, यानी कि हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देना कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? अब इस क्वेश्चन को बहुत हमें देखना है, बहुत कायदे से देखना है। क्या कह रहा है? किसी कमरे की लंबाई कितनी परसेंट घटाई गई? 10% घटाई गई, और इसके बाद में चौड़ाई 20% घटाई गई, और जबकि ऊंचाई 5% घटाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो, अच्छा सोचो कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इसको सोचो। 10 सेकंड का टाइम देना, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर हमको बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत मतलब ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा। चलो अच्छा हम बताते हैं। कह रहा है कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी घटाई गई है? 10 और 20, और 5% इसमें बढ़ाई गई है। तो इसकी जो कुल कमी होगी वो कितनी हो जाएगी? जब दो जगह कमी हो तो 10 प्लस ये 20 हो जाएगी, और प्लस 10×20 ये हो जाएगा 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भैया? बोलो। ये आ जाएगा -10 + 2 + 2 20, 22 में ये 2, अच्छा ये सॉरी ये कमी है ना, तो ये तो दोनों माइनस होगा ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये जो इसको जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा -28। तो ये जो कमी आई परसेंट में, जो कमी आई वो कितनी आई? 28। ठीक है, परसेंट। अच्छा वृद्धि की बात कर लो भैया, वृद्धि कितनी है? तो वृद्धि दोनों साथ में कर लो, वृद्धि और कमी दोनों, कमी प्लस वृद्धि किसमें? प्रतिशत में बतानी है। तो -28 + 5 प्लस -28 × 5/100 ये हो जाएगा। इसको हम जब सवाल करेंगे तो -23 प्लस, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 या 20। ठीक है, और इसको और सॉल्व करो तो ये 10 और ये हो जाएगा 14 है ना, और सॉल्व कर लो 7 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/5। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 5 ये आ जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 11, और इसको जब हम करेंगे तो 7 5 12, 2 1 5 माइनस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 ये आया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 चौको 20, ये कितना आया परिवर्तन? इसमें जो टोटल जो परिवर्तन आया है ये कितनी आई? 24.4% की। कहीं दे रखा है? ये दे रखा है। अब इसके बाद में अगला आ जाओ क्वेश्चन। अगला करा किसी कमरे के 15 मीटर
17 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि लंबाई जो दे रखी है हमें कमरे की 15 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे, और जो चौड़ाई है बी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। समझे? जब हमें कभी भी इस तरीके क्वेश्चन हमको दे दें तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। पहला क्या दे रखा है, एल लेंथ यानी कि 15 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, बोलो जल्दी से, 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम करेंगे तो 1500 ये हो जाएगा, और ये 17 है, तो ये प्लस 17 करेंगे तो आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 902 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमें क्या बताना है, इसका ज्ञात कर लो क्षेत्रफल, इसका कमरे का, कमरा यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, अभी मैं बता के गया था, ध्यान रखना, 1517 इंटू 902, ठीक है। तो इसको जब हम ये इसको मल्टीप्लाई, तो ये है भी, ये तो ऐसे ऐसे रख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसका हमें मासा निकालना है, किसका, 1517 और 902 का जब मासा निकाल लो। मासा कितना आएगा भैया, मासा कितना आएगा, मासा, इसको हम, इसका जो मासा है वो आपका आ जाएगा 1517 इतना, ये जाएगा सीधे सीधे 3 से 4 से 5 से 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 13 से 41, यानी कि जो मासा आएगा हमारा वो आ जाएगा 41, ठीक है, 41 सेंटीमीटर। इसको निकाल लेना फैक्टराइजेशन के विधि से, डिवीजन मेथड से, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो 41 क्या आया, मासा आया, मासा आया, यानी कि जो वर्गाकार टाइल्स की जो माप है वो कितनी है, 41 है, ठीक है। तो टाइल्स की हम क्या निकालेंगे, टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि कैसा है, वर्गाकार। तो वर्ग का टाइल्स यानी कि वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा उसका, भुजा स्क्वायर करेंगे तो 41 इंटू 41 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा या ना मल्टीप्लाई करो ऐसे लिख दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइल्स की संख्या बतानी है हमें, जब हमें टाइल्स की जब संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, टोटल कमरे का क्षेत्रफल, टाइल्स टाइल्स की संख्या जब हम बताएंगे तो आ जाएगा कमरे का क्षेत्रफल अपॉन, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा पूरा। तो कमरे का जो क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 1517 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। अब इसको 3 3 चौको 12, और ये हो जाएगा 8 3 11, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 37, ये 37 बार में चला जाएगा, यानी कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 37, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 902 को, 902 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 82, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 22, यानी कि 37 इंटू 22। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 814। तो टाइल्स की जो संख्या आई, टाइल्स की जो संख्या आई वो कितनी आई, 814 आया। कितना आया, 814 आया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 2153 की पावर
167 में इकाई का अंक होगा। ठीक, इकाई का अंक होगा यानी कि हमें बताना है। तो अच्छा भाई ये बताओ, इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। ठीक है, इसमें कितना है इकाई का अंक? 3 है। और इसको अगर हम 167 को हम 3×3=27, इसको जब 4 बार अगर हम 3 उसको 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कराएं तो जितने भी 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे उसका यूनिट कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 आएगा तो सीधे सीधे इसको 4 बार पहले डिवाइड कर लो। 4 बार डिवाइड करोगे तो इसका जो शेषफल जो आएगा वो आएगा 3। तो इसका इकाई आया 3 और जो शेषफल को यानी कि ये बचा ये आया कितना? 3। 3×3=27, फिर आ गया 7 और इसके बाद में यहाँ पर कोई बचता है क्या? नहीं, 27 है। अब 27 का यूनिट कितना हो जाएगा? यानी इकाई कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। खत्म कहानी, सिंपल सा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से इसको देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताओ। ठीक है, तो मान लिया क्या? माना भिन्न कितना है? x/y है। तो x में हम कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 20%। x में कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 20% बढ़ाने का मतलब जोड़ रहे हैं, तो x का 20% ये हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके हर में कितना बढ़ा रहे हैं? y+y इंटू 25% बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। कुछ कटेगा पिटे ये हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना हमारा? 100 + 20x/100 y + 25y, ये हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आया जो कि कितने के बराबर है? 3/5 के बराबर चल रहा था। ठीक है, 3/5 के बराबर है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब इसके बाद इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके इसमें अगर हम कुछ कॉमन ले लें, 20 कॉमन ले लो, तो 20 कॉमन भी तो आ जाएगा। 20×25=100 प्लस x/5y प्लस इसमें कितना कॉमन हो जाएगा? इसमें जो कॉमन हो जाएगा इसमें कोई 25×100 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 25×100 प्लस ये हो जाएगा y = 3/5। 5×25 5×20 और 5×25 ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये x = हो जाएगा 15, है ना? 5x = हो जाएगा 15 अपॉन, और ये हो जाएगा 4y + y = अपॉन, ये हो जाएगा 20। 5×3=15, 5×4=20। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसका तो आ जाएगा 20, 6×6=24, 24x = आ जाएगा 15y। ठीक है, तो x/y = कितना आ जाएगा? x/y = आ जाएगा 15 ये हो जाएगा 24। 53 15 और 3 24, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/8। ये कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए हमारा इधर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर इसका जो इकाईदाई सैकड़ा, अगर सैकड़ा नंबर डिवाइड हो जाए तो वो नंबर चाहे जितनी भी बड़ी हो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 8×3=24 पहला वाला तो हो रहा है ना? तो फर्स्ट हो रहा है
तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये दूसरा देख लें, ये दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखें तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 चौका 4 12, 8 छंग 48, ये भी हो जाएगा। और अच्छा, फर्स्ट और थर्ड कहीं मैच कर रहा है। अच्छा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड दोनों मैच करा, तो हमें एक और मैच कराना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 4 12, ठीक है। 8 एकम 8 यानी कि 8 4 12, ये कितना आ गया? 44 आ गया। तो हमारा खाली दो ही होंगे, कौन? फर्स्ट और थर्ड। ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुजाकार जो प्रिज्म है उसका, ये तो कंसेप्चुअल है, इसको सीधा सीधा याद रखो कि एक त्रिभुजाकार में कितने शीर्ष होते हैं। ये होता है 6, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ें। आ जाओ, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदने पर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि है। अच्छा, 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है और 6 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत की हानि है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई करना होता है। क्या कि हमसे अगर कह दें अगर हानि की बात हो रही होगी तो इसको मान लो, जैसे कि इसको मान लिया हमने, क्या इसको माना ए, इसको बी मान लो, और इसको मान लो सी, और इसको मान लो डी। तो जब हानि होगी तो हानि के लिए बस सीधा सीधा फार्मूला लगा देना, रट लो उसको, बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपॉन ए इंटू डी। ये रख लो सीधा सीधा। तो बी कितना है? 6, सी कितना है? 6, ए कितना है? 10, डी कितना है? 4, और ये कितना है? 10 इंटू 4, ये आ गया 36 माइनस 40 बटा 40, और ये हो जाएगा 4 बटा 40 यानी कि 1/10। ये अब हमें किस में बताना है? प्रतिशत में, इंटू 100। तो कितना आया हानि? ये हो जाएगा 10% की हानि, ठीक है। कहीं दिख रहा है? ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर कि 0.01 का होल स्क्वायर है, इसको हम किस में लिखना है? प्रतिशत में लिखना है। तो जब हम प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। क्या कि अगर हमें प्रतिशत में लिखना है यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर इंटू 100% ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो, 0.0001 हो जाएगा और इंटू 100% ये हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा दो भैया मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 0.01% आ जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। परसेंट हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आया, अब या ना हटाओ, हाँ तो प्रतिशत में ही बताना, तो अपॉन प्रतिशत तो ऐसे रहे तो क्या दिक्कत है। तो हमें प्रतिशत बताना। अच्छा, 0.01 है, तो इसको अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/100%, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना था ना। तो कहीं दिख रहा है 1/100? कहीं दिख रहा है भैया? कहीं दिख रहा है? हाँ, ये ऑप्शन कहाँ पे है? डी, ऑप्शन डी है। डी दिख रहा। अच्छा, लेकिन ऑप्शन डी तो इसमें है, और ए भी हो जाएगा। कैसे? इसको ये तो हमने बताया था, एक तो ये मैच करेगा और इसको जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें कि ए और डी दोनों सही होंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होगा? तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। क्या ये सही है? बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, क्या ये सही है? बिल्कुल भाई, सीधे सीधी बात है। क्या होता है कि एक किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। तो पहला वाला सही है,
क्या झंझट है, कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर पहला सही है तो क्या हम 1/1000 को हम और ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो क्या 10⁻³ ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ऊपर जाएगी पावर माइनस में आ जाएगी, तो ऑप्शन बी भी सही है, यानी दो पहले मैच ही करा के काम खत्म कहानी। ठीक, अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रम का अंतर बताओ। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x - y = 5, गुणनफल यानी कि xy = 36 ये है, तो इनके व्युत्क्रम का अंतर बताओ। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड ये हो जाएगा, तो 1/y - 1/x = x - y/xy ये हो जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के इसके मान रख दो। ठीक है, कैसे करेंगे? x - y = 5। ठीक है, कहाँ चला गया? हाँ, क्या हो जाएगा? क्या हो गया इसको? x - 5 तो x - 5 हो जाएगा। x - y = 5 दे रखा और xy की वैल्यू कितनी 36 दे रखी। कहीं पे मैच करा रहा? हाँ ये मैच करा रहा। ठीक है, अब इसके साथ में अच्छा हो गया क्वेश्चन। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज को आप जरूर इसको देखिएगा और एक बार फिर से तुम प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको बोलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।